Question number 7. A three-phase 50 Hz 415 volt synchronous machine operates at rated voltage and at leading power factor of 0.9. Shaft power is 15 kilowatt and excitation EMF is 400 volt. Per phase resistance is 0.5 ohm. Neglecting mechanical losses of the system, the synchronous reactance in ohm will be. Hello everyone. Welcome to Gate Academy. See. So in previous lecture we have seen how to draw the phasor diagram of what synchronous machine. ठीक है, तो उसमें हम कंटिन्यू करते हैं कुछ और क्वेश्चंस को. इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? It is given to you synchronous machine. It is not given to you whether it is a generator or whether it is a motor. You have to decide this thing कि ये मोटर है कि जनरेटर क्या है, ये आपको डिसाइड करना. ठीक है, जो आपके पास टर्मिनल लाइन वोल्टेज दिया 415 वोल्ट, बीटी की जो फेज वैल्यू हो जाएगी दैट इज इक्वल टू स्टार कनेक्शन. बाय डिफॉल्ट यू विल टेक इट अनलेस इट हैज बीन स्पेसिफाइड यू इट इज अ डेल्टा कनेक्शन. ठीक है, तो मेरे पास क्या 415 डिवाइड बाय √3 इतना आ गया आपके पास. नेक्स्ट मेरे पास जो है शाफ्ट की पावर यहाँ दे रखी दैट इज इक्वल टू 15 किलोवाट. ठीक है, ईएफ की जो एक्साइटेशन ईएमएफ भी आपको दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 400 वोल्ट. ठीक है, तो उसकी फेज वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ 400 डिवाइड बाय कितना √3. नेक्स्ट मेरे पास आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.5 है, मैकेनिकल लॉसेस बोल रखा है 0 है. ठीक है, तो आपसे पूछा एक्सेस की वैल्यू कितनी होगी. ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे ये डिसाइड करना है कि मैं चाहे ये एक्सेस निकालना हो चाहे कुछ और निकालना हो. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू नो अबाउट वेदर इट इज जनरेटर और वेदर इट इज अ मोटर. तो मोटर और जनरेटर सबसे बेस्ट तरीका था फेजर डायग्राम. ठीक है, आप बताओ मुझको लीडिंग पीएफ यहां गिवन आपको ऑलरेडी है. कॉस फाई की वैल्यू कितनी दे रखी है दैट इज इक्वल टू 0.9. इसका मतलब साइन फाई की वैल्यू कितनी होगी दैट इज इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई दैट इज इक्वल टू 4.435. ठीक है, तो ये कुछ वैल्यूज कॉस फाई और इसकी है. ठीक है, लीडिंग पीएफ पे. अब लीडिंग पीएफ जब भी होता था जनरेटर, मैंने बताया था जनरेटर में हमेशा लीडिंग पीएफ पे अगर जनरेटर है तो ईएफ की वैल्यू क्या होती है, कम होती किससे, वीटी से. इज इट ओके? ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास लीडिंग पीएफ पे ही अगर मोटर है मेरे पास तो ईएफ की वैल्यू क्या होती, ज्यादा होती है किससे, वीटी से. ठीक है, तो आप बताओ मुझको यहां कौन सा केस आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि हाँ ईएफ पता है आपको. ठीक है, ईएफ की वैल्यू क्या है, कम है किससे, वीटी से. इसका मतलब क्या है, इट इज ए जनरेटर. तो सबसे पहले क्या हो गया कि ये जो है इट इज ए जनरेटर. पहली चीज क्लियर हो गई. ठीक है, अब अगर ये जनरेटर है तो आप बताओ एक्सेस चाहिए ना, तो एक्सेस के लिए मैं क्या दो इक्वेशन यूज कर सकता हूं. ईएफ इज इक्वल टू बोलो वीटी प्लस आईए आर ए प्लस जे आईए क्या एक्सेस. ठीक है, पोलर फॉर्म अगर मैं लिखूं तो मेरे पास क्या मिलेगा, ईएफ एट एन एंगल ऑफ. जनरेटर के केस में ईएफ हमेशा लीड करता है वीटी को कितने डिग्री से, डेल डिग्री से. तो मैं इसको क्या लिखूंगा, प्लस का डेल, क्योंकि वीटी मेरा रेफरेंस हमेशा है. वीटी एंगल कितना 0 प्लस आईए क्या एंगल कितना लीड कर रहा है ना, तो प्लस का फाई. ठीक है, इनटू कितना आर ए. नेक्स्ट बताओ प्लस जे, जे का मतलब होता है 1 एंगल 90 डिग्री इनटू कितना आईए, आईए का मतलब आईए का मैग्नीट्यूड और कितना प्लस फाई. इज इट करेक्ट और नॉट? ठीक है, इनटू कितना एक्सेस. ठीक है, अब बताओ मुझको अगर मैं इस एक्सप्रेशन से क्या निकालना चाहूं, मैं फाई निकालना चाहूं तो हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस थिंग. आप बताओ मुझको. शाफ्ट पावर आपके पास पता है 15. ठीक है, सबसे पहले अगर मैं इस एक्सप्रेशन से क्या एक्सेस चाहता हूं तो मुझको क्या क्या चीजों की नीड पड़ेगी. ईएफ पता है ना मुझको, बिल्कुल पता है. ठीक है, वीटी पता है मुझको, बिल्कुल पता है. ठीक है, क्या मुझे आईए का मैग्नीट्यूड पता है, नो वी डोंट नो. ठीक है, नेक्स्ट बताओ मुझको क्या आरए पता है, बिल्कुल पता है. क्या मुझे फाई पता है, बिल्कुल पता है. ठीक है, नेक्स्ट बताओ मुझको क्या मुझे आईए का मैग्नीट्यूड पता है, नो वी डोंट नो. ठीक है, नेक्स्ट बताओ क्या मुझे एक्सेस पता है, वी डोंट नो. ठीक है, तो आप बताओ इस एक्सप्रेशन में अननोन क्वांटिटीज आपके पास कितने अवेलेबल हैं, दैट इज इक्वल टू 1. क्या मुझे डेल पता है, नो वी डोंट नो. ठीक है, मुझे नहीं पता. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता. तो आपका थोड़ा एक्सेस निकालना यहां से प्रॉब्लमैटिक होगा. अब बताओ मुझको अननोन वेरिएबल कितने, 1 2 3. टोटल वेरिएबल कितने, 3 वेरिएबल अननोन है, एक्सप्रेशन 1 है. अब जरा ध्यान से देखो, अब अगर मैं यही मैग्नीट्यूड फॉर्म में चलता थोड़ा आसान हो जाएगा. ठीक है, ईएफ इज इक्वल टू ईएफ स्क्वायर इज इक्वल टू वीटी कॉस फाई प्लस आईए आर ए का क्या होल स्क्वायर. ठीक है, प्लस कितना वीटी साइन फाई
लीडिंग लोड है तो लीडिंग में यहाँ क्या होता है माइनस आई ए कितना एक्स का क्या होल स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ मुझको, अगर मैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में हूं, देखो चीज थोड़ी आसान हो जाएंगी, ठीक है। ईएफ की वैल्यू पता है, मैग्नीट्यूड की केवल बात हो रही है, एंगल एंगल से मतलब नहीं है। ईएफ पता है, बिल्कुल पता है, वीटी पता है, कॉस फाइव पता है, आर ए भी पता है, वीटी पता है, साइन फाइव में निकाल सकता हूँ, कॉस फाइव पता है, तो एक्सेस मुझे निकालना है नहीं पता, और आईए मुझको नहीं पता। तो आप बताओ मुझको, मेरे पास अब जो वेरिएबल है कितने हैं, दो वेरिएबल, लेकिन मैं आईए को क्या कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। अगर मैं आईए निकाल लिया तो एक्सेस में डायरेक्टली यहां से निकाल सकता हूँ। चलो सबसे पहला काम होना चाहिए आईए, ठीक है। अब बताओ मुझको, अगर ये ईएफ की वैल्यू आपके पास क्या है, क्या है, ईएफ की वैल्यू कम थी और ये जनरेटर है, ठीक है। तो जनरेटर के टर्मिनल पे जो पावर अवेलेबल होनी चाहिए वो जरा निकालते हैं, कितनी पावर मेरे को मिलने वाली है, ठीक है। तो मेरे पास जो गिवन है, शाफ्ट जो पावर दे रखी है, शाफ्ट पावर की वैल्यू मेरे पास गिवन है, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 15 किलोवाट, ठीक है। शाफ्ट की पावर है 15 किलोवाट, ठीक है। अगर शाफ्ट की पावर 15 किलोवाट है तो आप बताओ मुझको जनरेटर के टर्मिनल पे पावर कितनी मिलेगी आपके पास, ठीक है। तो मेरे पास शाफ्ट पावर है 15 किलोवाट, इज इट करेक्ट और नॉट, ठीक है। अगर 15 किलोवाट ये है तो आप बताओ मुझको, अगर मैं टर्मिनल पे बात करूं मेरे पास कितनी पावर मिलेगी, तो टर्मिनल पावर कितनी मिलेगी जरा बताओ मुझको, पी आउट इज इक्वल टू शाफ्ट पावर, पी शाफ्ट, नेक्स्ट बताओ मुझको, माइनस में उसमें क्या करूंगा, माइनस आई ए स्क्वायर इंटू आर ए, और क्या माइनस करूंगा, माइनस कितना, मैकेनिकल लॉसेस, इज इट करेक्ट और नॉट, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, शाफ्ट में से माइनस किया किसको, आई ए स्क्वायर इंटू आर ए, माइनस कितना, मैकेनिकल लॉसेस, क्योंकि शाफ्ट का मतलब हो गया मैकेनिकल पावर, मैकेनिकल पावर में से माइनस कर दूं मैं कॉपर लॉसेस को, में से माइनस कर दूं मैं मैकेनिकल लॉसेस को, तो मेरे पास जो पावर होगी वही अल्टरनेटर के टर्मिनल पे अवेलेबल होगी, ठीक है। तो आप बताओ मेरे पास कितनी अवेलेबल होगी, 15, ठीक है, किलोवाट, माइनस आई ए स्क्वायर इंटू कितना, आर ए की वैल्यू आपके पास गिवन है, दैट इज इक्वल टू 0.5, ठीक है। मैकेनिकल लॉस मेरे पास कितना गिवन है, दैट इज इक्वल टू 0, इज इट करेक्ट, ठीक है। तो मेरे पास कितने हो गए, 15 किलोवाट माइनस कितना, आई ए स्क्वायर इंटू कितना, 0.5, समझ में आई इतनी बात। अब चलो इसको जरा कैलकुलेट कर देखते हैं मेरे पास कितनी पावर आने वाली है। अब बताओ मुझको, अब मेरे पास आई ए कैलकुलेशन करना है, क्या मेरे पास जो पी आउट है उसको मैं कुछ लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं बताओ मुझको, दिस इज जनरेटर, दिस इज ईएफ, दिस इज व्हाट, वीटी, दिस इज व्हाट, ईएफ, ठीक है। अब बताओ मुझको, अगर मैं लिखना चाह रहा हूं टर्मिनल पे कितनी पावर होगी, यही तो पी आउट पावर लिखी हुई वहां पे, ठीक है, जो क्या है, शाफ्ट की पावर माइनस कर दिया लॉसेस को, ठीक है। आपके पास जो बच गई वही टर्मिनल की पावर दिखाई देगी इन केस ऑफ व्हाट, जनरेटर। तो आप बताओ मेरे पास जो पी आउट होगा जनरेटर केस में, यहां पे जो पावर होगी उसको थ्री फेज पावर अगर मैं टर्म की बात कर रहा हूं तो √3 वीटी इंटू आई ए इंटू कितना, cos फाइव, इज इट करेक्ट और नॉट, ठीक है। अब बताओ मुझको, तो मेरे पास ये कुछ गिवन है, आपके पास जो भी चीज गिवन है वो थ्री फेज वैल्यूज गिवन है, तो अगर थ्री फेज वैल्यूज हैं तो मैं कहूंगा पी आउट इज इक्वल टू √3 बीटी, यहां पे जो मैंने ले रखा लाइन वैल्यू, इंटू आई ए इंटू कितना, cos फाइव, इज इक्वल टू शाफ्ट की भी जो भी पावर थ्री फेज के करस्पॉन्डिंग है, तो 15 इंटू 10⁻³ माइनस, माइनस मेरे पास क्या अवेलेबल है, माइनस मेरे पास क्या अवेलेबल है, आउटपुट पावर इज इक्वल टू शाफ्ट पावर माइनस आई ए स्क्वायर इंटू आर ए, माइनस मेरे पास कितना अवेलेबल है, दैट इज इक्वल टू आई ए स्क्वायर इंटू 0.5, आई ए स्क्वायर इंटू कितना, 0.5, ठीक है। अब बताओ, ध्यान देना जरा यहाँ पे, ये गलती बहुत बार होती है, थ्री फेज सिस्टम है, ये जो मैंने लिखा केवल एक फेज के लिए लिखा, अगर थ्री फेज होगा तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई होगा, 3 से, समझ में आए इतनी बात। अब बताओ मुझको, ये सारी वैल्यूज पुट कर दो, √3 इंटू वीटी, वीटी का लाइन वैल्यू जो गिवन आपके पास है, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 415 इंटू आई ए इंटू cos 5.9 इज इक्वल टू 15 इंटू 10⁻³ माइनस 3 इंटू आई ए स्क्वायर इंटू कितना, 0.5। आप देख लो, एक इक्वेशन, एक वेरिएबल आईए की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, आपके पास आईए की दो वैल्यूज आएंगी, आईए की दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगी पॉजिटिव दूसरी आएगी नेगेटिव,
इट इज अ जनरेटर, तो यू हैव टू टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो इसका मतलब आइए जो दो वैल्यू निकल के आ रहे मेरे पास, आइए कि दो वैल्यू मेरे पास जो निकल के आएगी दैट इज इक्वल टू 25.327, 25.327, 25.327 एम्पियर। This is the positive value and one more value you will get, that is the negative value, और वो वैल्यू मेरी जो निकल के आ रही है that is equal to minus of 394.83, but we cannot take for negative value। negative value का मतलब लेने हो गया कि मोटर बन गया, समझ में आई इतनी बात। तो it is a generator, you have to take only positive value। तो आइए वैल्यू कितनी आ गई, इतनी, समझ में आई इतनी बात, ठीक है। अब बताओ मुझको, अब तो सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए, अब तो कुछ नहीं बचाना इस क्वेश्चन में। आपके पास अब आइए पता चल गया, अगर आइए मुझे पता चल गया, अब बताओ मुझको क्या नहीं पता, सब कुछ तो पता है मुझको, ठीक है। तो अब बताओ मुझको, अब मैं अगर इस एक्सप्रेशन को लगाऊं तो मेरे पास कितना हो गया, ईएफ की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी पता है 400 डिवाइड बाय √3 का क्या होल स्क्वायर। नेक्स्ट बीटी, यहां सब फेज वैल्यूज है, वहां मैंने जो लिखा है √3 बीटी, वहां मैंने लाइन वैल्यू लिया इसलिए वहां √3 लिया। अगर फेज लेते तो वहां 3 टाइम्स ऑफ बीटी इंटू आई इंटू कॉस फाई लेते। ये फेज वैल्यू कितनी है 415 डिवाइड बाय √3 इंटू कॉस 5.9 प्लस आई की वैल्यू कितनी 25.327 इंटू कितना 0.9 का क्या होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे बताओ बीटी की वैल्यू कितना 415 डिवाइड बाय कितना √3 इंटू साइन 5 वैल्यू 0.435, ठीक है, माइनस आई की वैल्यू कितनी 25.3 कितना 27 इंटू कितना एक्सेस का होल स्क्वायर। you have only single variable that is your excess and you can calculate the value of excess, और excess की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करते हो you are going to get excess की जो वैल्यू निकल के आ जाएगा आपके पास that is equal to how much 2.74, कितनी आएगी 2.74। excess if you calculate from this equation 2.74 ohm, this is your right answer। समझ में आई इतनी बात। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था एक्सेस की वैल्यू कितनी आएगी, तो आई थिंक यू हैव गॉट द आइडिया हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेस। अगर आप इस एक्सप्रेशन पे जाते तो व्हाट प्रॉब्लम यू आर गोइंग टू फेस, यू आर गोइंग टू फेस विद डेल, ठीक है। तो आप फेजर अप्रोच से डेल की वैल्यू आप निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, बट यू नीड टू नो अबाउट एक्सेस एंड ऑल। इससे बेटर है कि आप मैग्नीट्यूड अप्रोच अपनाओ। अगर ये अप्रोच आप यूज करते हो तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट ऑल दिस वैल्यूज, ठीक है। तो पावर जो रिलेशन होता है इन केस ऑफ जनरेटर मोटर, जनरेटर हमेशा शाफ्ट पे जो पावर होती है उसमें से माइनस करो मैकेनिकल लॉस, उसमें से और माइनस करो जो भी कॉपर लॉसेस हैं, जो पावर बचेगी वो टर्मिनल दिखाई देगी। अगर यही मोटर होता तो टर्मिनल जो इनपुट पावर होगी वो क्या कहलाएगी, इनपुट में से आप माइनस करोगे कॉपर लॉसेस को, जो पावर अवेलेबल होगी कहाँ होगी आपके पास योर शाफ्ट पे। समझ में आई इतनी बात। तो पावर फ्लो इक्वेशन आपको ऑलरेडी इजी है, कैसे आप जज करते हो। इनपुट पावर जनरेटर में क्या होता है मैकेनिकल, ठीक है, इनपुट माइनस मैकेनिकल लॉस माइनस कितना आपके पास, माइनस कितना शाफ्ट माइनस कितना कॉपर लॉस, आपको जो मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा आपके पास आउटपुट पावर। समझ में आई इतनी बात, ठीक है। मोटर में क्या होगा, इसका जस्ट एक्सप्रेशन उल्टा आप यूज करोगे, यू आर गोइंग टू गेट एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, ओके। तो आई थिंक दिस क्वेश्चन हैज बीन क्लियर टू यू। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 8, a star connected 440 volt 50 hertz alternator has per phase synchronous reactance of 10 ohm. It supplies a balanced capacitive load current of 20 ampere as shown in the per phase equivalent circuit of the figure. It is desirable to have zero voltage regulation. The load power factor should be option A 0.82, option B 0.47, option C 0.39, option D 0.92। अब आपके पास क्या है, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द सेम कंसेप्ट, ठीक है। इट्स अ गेट 2001 प्रॉब्लम, इट्स अ क्वेश्चन नंबर 8। स्टार कनेक्टेड सिंक्रोनस जनरेटर है, लाइन वोल्टेज गिवन है दैट इज इक्वल टू 440 वोल्ट, उसका फेज वैल्यू मैंने निकाल लिया, स्टार कनेक्शन है डिवाइड बाय √3 कर दूंगा मैं। क्यों फेज बार बार मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, जितने भी एक्सप्रेशंस मैं यूज करता हूँ सारे क्या है मैं फेज के टर्म में लिख रखा हूँ आरएमएस में, ना कि लाइन आरएमएस, ठीक है। यू हैव टू कंसिडर दिस वेरी बिग इशू, अगर आप ऐसा नहीं करते यू आर गोइंग टू गेट अ रॉन्ग आंसर, ठीक है। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, एक्सेस की वैल्यू आपको गिवन है दैट इज आईए, जो लोड करंट है कैपेसिटिव इन नेचर बता रखा है, लोड करंट जो कैपेसिटिव बैंक आपका यूज कर रहा है दैट इज इक्वल टू 20 एम्पियर। आरए की वैल्यू 0 है, देयर इज नथिंग मेंशनड हियर आरए, तो आरए की वैल्यू 0 हो गई। आपसे पूछा है अगर मुझे वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू 0 चाहिए तो उस टाइम पे पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी आएगी, इज इट करेक्ट, ठीक है। तो आप बताओ मुझको, सबसे पहले बात करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन की। तो वोल्टेज रेगुलेशन जो है
दैट इज इक्वल टू VT नो लोड माइनस VT डिवाइड बाय कितना, VT इंटू कितना 100। इज इट करेक्ट? ठीक है, अब बताओ मुझको, इट इज परसेंटेज, तो अगर मैं ऐसे कह दूं इट्स नॉट इन परसेंट इनटू पर यूनिट। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, अगर इसको मैं जीरो बनाना चाहता हूं, दैट मींस दीज टू क्वांटिटीज मस्ट बी इक्वल। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि रेगुलेशन को अगर जीरो बनाना आपको, तो VT नो लोड माइनस इज इक्वल टू कितना, VT टर्मिनल वोल्टेज। इज इट करेक्ट और नॉट? ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि अगर ये कंडीशन आ जाए तो इसका मतलब मेरा क्या होगा, रेगुलेशन विल बी जीरो। और V2 नो लोड कंडीशन जो वोल्टेज होगा यहाँ का, आप ही बताओ, अगर इसको रिमूव कर दूं तो यहाँ वोल्टेज एग्जैक्टली किसके इक्वल होगा, EPH। इज इट करेक्ट और नॉट? तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ फाइनली जो कह रहा है कि EF और इज इक्वल टू EPH मस्ट बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, VT। यही कंडीशन होगी जीरो वोल्ट रेगुलेशन की। तो अगर ऐसा है तो जरा हम निकाल लेते हैं पावर फैक्टर कितना आएगा। अब बताओ, क्योंकि जो लोड है वो कैपेसिटिव इन नेचर, ऐसा मेंशन किया गया क्वेश्चन में, 20 एम्पीयर कैपेसिटिव लोड आपका ड्रॉ कर रहा है, तो आप बताओ कैपेसिटिव कंडीशन में जो आपके पास इक्विवेलेंट सर्किट है वो कैसा है, दिस इज EF, दिस इज एक्सेस, दिस इज VT, इट इज अ जनरेटर, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, मूवमेंट, दिस इज IA इज इक्वल टू हाउ मच, 20 एम्पियर, और वही पावर फैक्टर आपको कैलकुलेट करना, दिस वन इज VT। तो आप बताओ मैग्नीट्यूड फॉर्म की अगर मैं बात करता हूं, तो मैग्नीट्यूड जरा फॉर्म की बात करो, लीडिंग PF पे लोड कैसा है, कैपेसिटिव, तो लोड कैसा होगा, पावर फैक्टर कैसा होगा, लीडिंग इन नेचर। अगर लीडिंग PF है तो EF स्क्वायर इज इक्वल टू VT cos फाई प्लस IA का क्या, होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस जनरेटर है तो VT साइन फाई, लीडिंग है तो माइनस IA एक्सेस का क्या, होल स्क्वायर। इज इट करेक्ट और नॉट? ठीक है, अब बताओ मुझको, अब मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करना। तो आप सबसे पहले बताओ, RA तो है ही नहीं, तो RA की वैल्यू जीरो हो गई, तो मैं इसी को लिख सकता हूं, इसको जीरो में डायरेक्ट कर दूं तो ये वैल्यू क्या होगी, जीरो, और मैं डायरेक्ट यहां क्या लिख दिया, दैट इज द स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास क्या आएगा, VT स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस VT स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई A माइनस B का होल स्क्वायर प्लस IA एक्सेस का क्या, होल स्क्वायर, माइनस 2VT इंटू IA एक्सेस इंटू कितना, साइन फाई। इज इट करेक्ट और नॉट? ठीक है, ये आपके पास ऐसा कुछ आ गया। अब बताओ मुझको जरा, VT स्क्वायर कॉमन, तो VT स्क्वायर ब्रैकेट cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, इसका मतलब क्या, cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A इज इक्वल टू हाउ मच, 1। इसका मतलब कितना बचेगा, VT स्क्वायर प्लस IA एक्सेस का क्या, होल स्क्वायर, माइनस 2VT इंटू कितना, IA एक्सेस इंटू कितना, साइन फाई इज इक्वल टू कितना, EF स्क्वायर। अब बताओ, टू गेट द परसेंटेज रेगुलेशन जीरो, EF मस्ट बी इक्वल टू कितना, VT। अगर EF VT की इक्वल हो गया तो आप बताओ, ये क्वांटिटी अगर इक्वल हो गई तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गई, तो आपके पास कितना बचा, मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं कितना, IA एक्सेस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 2VT इंटू कितना, IA एक्सेस इंटू कितना, साइन फाई। एक IA एक्सेस कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास क्या बच गया, साइन फाई इज इक्वल टू IA एक्सेस डिवाइड बाय कितना, VT 2 टाइम्स। इज इट करेक्ट और नॉट? अब बताओ, IA की वैल्यू कितनी, 20, एक्सेस की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 10 डिवाइड बाय 2 इंटू VT की वैल्यू मेरे पास गिवन है, दैट इज इक्वल टू 440 डिवाइड बाय रूट 3, 440 डिवाइड बाय रूट 3, तो रूट 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो साइन फाई की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, व्हाट आई हैव रिटन, यू कैन कैलकुलेट दिस वैल्यू। साइन फाई की जो मेरे पास वैल्यू अवेलेबल है, साइन फाई इज इक्वल टू, आई हैव गिवन टू अस, दैट इज इक्वल टू 0.3936, 0.3936, दिस इज द साइन फाई। इज इट ओके? लेकिन आपसे क्या पूछा है, पावर फैक्टर पूछा है, तो मेरे पास क्या होता है, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1, तो कॉस फाई इज इक्वल टू आ जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या, तो आपके पास आ गया रूट ऑफ 1 माइनस 0.3936 का होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कर लो, आपके पास जो पावर फैक्टर की वैल्यू मेरे पास जो लिखा हुआ है, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 0.9192, 0.9192 लीडिंग। इज इट ओके? ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, पावर फैक्टर कितना आ गया, 0.9192 लीडिंग वैल्यू।
ठीक है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है what exactly the question is asking. It is asking about the voltage regulation will be 0. That is only possible if V EF is equal to किसके हो जाए, VT के। अगर EF की वैल्यू VT की इक्वल हो जाएगी तो डेफिनेटली रेगुलेशन वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। आपको समझना चाहिए रेगुलेशन 0 इसलिए हो जाएगा जब ड्रॉप ही इसके बीच में नहीं बचेगा तो रेगुलेशन वैल्यू कितनी हो जाएगा आपके पास, 0। इसका मतलब VF और EF और VT दोनों क्या होंगे, सेम। इसका मतलब यहाँ ड्रॉप क्या हो गया आपके पास, 0। इज इट करेक्ट और नॉट, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके पास, दिस इज हाउ यू विल टैकल। तो cos फाई की वैल्यू कितनी आ गई, 0.9192, ठीक है। नेक्स्ट अब आप सोच सकते थे इसमें कि अगर सेम सिचुएशन होती और आपसे मैक्सिमम रेगुलेशन बारे में पूछ लिया होता, कैन यू डिफाइन, ठीक है। तो दिस इज फॉर यू कि आप क्या करो, सेम क्वेश्चन होता आपके पास और आपसे पूछता कि मैक्सिमम रेगुलेशन की क्या कंडीशन इसमें डेवलप होती, तब पावर फैक्टर कितना निकल के आता। तो एटलीस्ट यू मस्ट ट्राई फॉर मैक्सिमम रेगुलेशन के लिए आप इसमें कैसे इसको आप ट्राई कर सकते थे। एटलीस्ट यू मस्ट ट्राई, you have to think about कि if it is asking about maximum regulation then what will happen, is it possible to get the maximum regulation in this case or not possible. If it is possible then how you can calculate that power factor, if it is not possible then why it is not possible. Is it okay, ठीक है। तो just try those things and we will discuss much more problems on this topic. A 415 volt 2 poles 3 phases 50 hertz star connected non-salient pole synchronous motor has synchronous reactance of 2 ohm per phase and negligible stator resistance at a particular field excitation if draws 20 ampere at unity power factor from a 415 volt 3 phase 50 hertz supply, full stop. The mechanical load on the motor now increased till the stator current is equal to 50 ampere. Now the field excitation remains unchanged. The per phase open circuit voltage E0, developed power and corresponding power factor for the new operating condition respectively are. The options has been given to you. So in next question, what we have to do, it's a GATE 2002 problem. It is given that there is a star connected synchronous motor where terminal voltage is 415 volt. It's a line value because it doesn't mentioned here that it's a phase value. Whenever there is nothing mentioned like it's a phase value, you always take it as a line value if it is a 3 phase system. Okay, तो मेरे पास क्या हो गया, this is the 415, तो मैंने इसकी phase value निकाली, स्टार कनेक्शन है तो that will be 415 divided by √3, that is equal to 239.6 volt. Is it correct, ठीक है। एक्सेस की वैल्यू गिवन है 2 ओम, आर ए की वैल्यू 0 है। इट डजंट मीन आपके पास यहाँ पे आर ए की वैल्यू गिवन नहीं है तो यू हैव टू टेक इट एज अ 0 अमाउंट, ठीक है। मेरे पास क्या है, स्टेटर करंट इनिशियली जो दे रखा है दैट इज इक्वल टू IA1 की वैल्यू 20 एम्पियर दिया, उस टाइम पे पावर फैक्टर कितना आपके पास, दैट इज इक्वल टू यूनिटी पावर फैक्टर। अब आपसे पूछा है अगर मैं स्टेटर करंट को इंक्रीज कर दूं, दैट इज 50 एम्पियर अगर मैं कर दूं, तो मेरे पास नया ऑपरेटिंग पॉइंट्स क्या क्या होंगे, जिसके अंदर आपसे पूछा गया है कि नया आपके पास जो EMF आएगा वो कितना वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि आपके पास पावर फैक्टर नया क्या हो जाएगा, और आपसे पूछा गया है कि अगर नया पावर फैक्टर होगा तो पावर की वैल्यू कितनी आ जाएगी। बट ये सब कब किया जा रहा है, करंट अगर इंक्रीज कर रहे हो इसका मतलब आप लोड को इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है। और ये क्या है, ये एक मोटर है। तो मेरा कहने का यहाँ मतलब है कि मेरे पास कोई एक मोटर थी जो यूनिटी पीएफ पे ऑपरेट कर रही थी, तब वो करंट आपकी ड्रॉ कर रही थी, दैट इज 20 एम्पियर एट यूनिटी पावर फैक्टर, ठीक है। अब अगर मैं लोड को बढ़ा दूं, लोड बढ़ाने का मतलब है करंट का एक्सट्रैक्शन मोर हो गया, इसका मतलब लोड बढ़ाया आपने। अगर लोड को मैं बढ़ा रहा हूं तो करंट की वैल्यू बढ़ जा रही है, तब आपसे पूछा नया पावर फैक्टर क्या होगा, नया इंड्यूस वोल्टेज कितना होगा, नई वैल्यू ऑफ व्हाट, पावर कितनी होगी, यह आपसे पूछा गया कितना लोड को सेटिस्फाई कर रहा होगा। इज इट करेक्ट, ठीक है। तो अब बताओ मुझको सबसे पहले, और एक कंडीशन उसने बोला है जो एक्साइटेशन जो EMF है वो वैल्यू हमेशा दोनों ही कंडीशन क्या है, सेम है। मतलब जो पहले था EF वही अब भी EF रहना चाहिए, यह आपसे बोला गया है, ठीक है। तो आप बताओ मुझको, इसका मतलब जो इंड्यूस वोल्टेज पूछा गया है वो तो सेम रहना, ठीक है, चाहे यूनिटी पीएफ हो, चाहे नेक्स्ट जब लोड करंट की वैल्यू आपने बढ़ा दिया है उसके बाद भी जो आपके पास जो EF वैल्यू आनी चाहिए दैट मस्ट बी सेम, ऐसा कहा गया, ठीक है। तो मैं सबसे पहले केस ले रहा हूं, केस फर्स्ट, ठीक है। तो केस फर्स्ट मेरे पास क्या है कि जब आपके पास क्या है, इट इज ऑपरेटिंग एट IA1 इज इक्वल टू कितना एम्पियर है, दैट इज इक्वल टू 20 एम्पियर, और पावर फैक्टर उस टाइम cos φ1 की वैल्यू जो आपको दे रखी है दैट इज इक्वल टू 1। इस कंडीशन में आप जरा कैलकुलेट कर देखो EF की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, जो वैल्यू निकल के आएगी दैट रिमेन सेम अंडर नेक्स्ट कंडीशन व्हेन द करंट इज गोइंग टू बी 50 एम्पियर, ठीक है। तो आप बताओ मुझको, अगर मैं बात करता हूं, मेरे पास दो अप्रोच होंगे EF निकालने के,
पहला अप्रोच मेरे पास क्या होगा कि ई एफ इज इक्वल टू ई एफ वन इज इक्वल टू बार मोटर है तो वी टी माइनस आई ए आर ए माइनस जे आई ए एक्सेस, ये आपके पास फॉर्मूला अवेलेबल होता है अंडर फेजर कंडीशंस। ठीक है, तो आप बताओ मुझको Vt की वैल्यू तो आपको पता है, ठीक है, Vt की वैल्यू आपको पता है, Vt की वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल टू फेज वैल्यू दैट इज इक्वल टू 239.6 एंगल कितना 0 डिग्री, बिकॉज आई एम कंसिडरिंग इट एज अ रेफरेंस पॉइंट। नेक्स्ट माइनस आईए की वैल्यू जो आपके पास गिवन है दैट इज इक्वल टू 20 एम्पियर, और 20 एम्पियर जो है वो यूनिटी पीएफ पे है, तो इसका एंगल Vt के साथ कितना बनेगा, दैट इज इक्वल टू 0 इनटू आरए, आरए की वैल्यू कितनी 0। ठीक है, नेक्स्ट बताओ माइनस जे का मतलब होता है 1 एंगल 90 डिग्री, ठीक है, इनटू आईए की वैल्यू कितनी 20 एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री इनटू एक्सेस की वैल्यू आपके पास गिवन है, शायद एक्सेस की वैल्यू आपको दिया हुआ दैट इज इक्वल टू 2 ओम। इफ यू कैलकुलेट दिस क्वांटिटी यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट, EF1। ठीक है, तो EF1 की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करते हो तो यू विल गेट दिस वैल्यू ऑफ EF1, यू विल गेट सम मैग्नीट्यूड, ठीक है, EF1 एट एन एंगल ऑफ व्हाट, θ1। अब बताओ मुझको जब इसको कैलकुलेट करते हैं और जरा देखते हैं कि मेरा EF1 की वैल्यू कितनी आएगी, आप भी कैलकुलेट करो, मैं कैलकुलेट करके उसको बताता हूँ इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ रही है। ठीक है, तो आई थिंक यू हैव कैलकुलेटेड दिस वैल्यू। मेरे पास जो वैल्यू निकल के आ जाएगा अगर इसको आप सॉल्व करते हो, व्हाट वैल्यू यू आर गोइंग टू गेट 242.9159 एट एन एंगल ऑफ -9.4778। तो आप जरा याद करो, जब आपको मैंने फेजर डायग्राम बताया था तो आपको मैंने बताया था कि इन केस ऑफ मोटर, सिंक्रोनस मोटर, EF हमेशा लैग करता है किसको, Vt को। तो आप बताओ, इसको मैं लिख सकता हूं, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ EF1 एंगल माइनस डेल 1, तो EF1 का जो मैग्नीट्यूड आ गया दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 242.91। ठीक है, और डेल 1 की वैल्यू आ गई आपके पास दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 9.4778। इज इट करेक्ट और नॉट? ठीक है, अब बताओ, लेकिन आपको अगर लाइन वैल्यू जाननी हो तो लाइन वैल्यू निकलेगी EF1 की लाइन वैल्यू अगर मुझे लिखना है लाइन आरएमएस, तो आप बताओ मुझको, इट्स अ स्टार कनेक्शन, फेज वैल्यू इतनी है, लाइन वैल्यू लिखनी है, √3 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, √3 इंटू 242.91, आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 400 एंड आई हैव रिटन इट, इट्स 420.7 वोल्ट। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर वोल्टेज। ठीक है, तो आपके पास जो हो गया, जो ऑप्शंस अवेलेबल थे उसमें आपके पास ये वैल्यू 3 ऑप्शन दिया है, तो डी ऑप्शन तो सबसे पहले खत्म हो गया, ए बी सी में से कोई भी एक ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इज इट करेक्ट? ठीक है, तो ये EF1 आपने निकाल लिया और डेल 1 भी आपने निकाल लिया। जरा इसका मैं फेजर डायग्राम ड्रॉ करता हूं, मैं देखता हूं क्या मिलता है। यूनिटी पीएफ पे दिस इज Vt। ठीक है, आपको ये भी पता चल गया कि जो EF1 की जो वैल्यू आएगी, EF1 की जो वैल्यू आ रही है वो क्या है, Vt से छोटी है। और मैं आपको ऑलरेडी बताया था कि इन केस ऑफ मोटर जो EF की वैल्यू होती है वो हमेशा और हमेशा क्या होती है, आपकी कम मिलेगी। कब कब कम मिलती है, जब आपके पास कैसा होगा, लैगिंग लोड होगा, और कैसा होगा, आपके पास यूनिटी पीएफ लोड होगा। अगर लीडिंग पीएफ लोड हो जाएगा, TF वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी Vt से, इन केस ऑफ मोटर। अल्टरनेटर उल्टा होता था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यूनिटी पीएफ पे आपको ऑलरेडी मैंने फेजर डायग्राम ड्रॉ करना सिखाया, दैट इज द IA1। ठीक है, नेक्स्ट बताओ मुझको, जो आपके पास EF होगा वो क्या होगा, लैग करेगा इसको, तो लैग करते हुए मैंने शो कर दिया, दिस इज व्हाट, EF1। इज इट करेक्ट? ठीक है, नेक्स्ट बताओ मुझको, IAX1, RA तो 0 है, तो IAX1 क्या होगा आपके पास, दैट इज द 90 डिग्री ऑफ विद दिस वन। तो 90 डिग्री ऑफ विद दिस वन का मतलब क्या हो गया आपके पास, अगर IAR1 होता है तो कुछ ऐसा आपके पास आता। तो आप बताओ EF1, मैंने इसको यहां तक EF1 कर दिया, सॉरी मेक इट लाइक दिस वन, EF1 मैंने कर दिया समथिंग लाइक दिस वन, EF1। ठीक है, नेक्स्ट मैंने क्या कर दिया, दिस वन इज व्हाट, IA1 इंटू एक्सेस। इज इट करेक्ट और नॉट? ठीक है, तो डेल 1 क्या होगा, दिस वन इज डेल 1 ना, दिस इज द डेल 1। ठीक है, अंडर दिस कंडीशन। अब बताओ मुझको, अब आपसे क्या पूछा गया कि नेक्स्ट केस की अगर हम बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट केस में आपके पास क्या हुआ, केस 2। केस 2 में आपसे बोला गया कि IA की वैल्यू बढ़ा दो, IA2 इज इक्वल टू हाउ मच, 50 एम्पियर। इसका मतलब मोटर अब क्या कर रही है, 50 एम्पियर करंट एक्सट्रैक्ट कर रही फ्रॉम द सप्लाई। इसका मतलब क्या हुआ, लोड आपका बढ़ गया, और उसने कहा भी है क्वेश्चन में, लोड हैज बीन इंक्रीज्ड। लोड बढ़ने का मतलब होता लोड एंगल बढ़ जाना। ठीक है, लोड एंगल अगर मैं बढ़ाना चाह रहा हूं, मतलब जो डेल 2 होना चाहिए डेल 1 से ज्यादा होना चाहिए, तो इसका मतलब, और ये भी केस कहा गया है कि EF2 जो होगा सेकंड केस में दैट इज इक्वल टू हाउ मच, EF1। ऐसा उसने कहा है न्यूमेरिकल में। अगर ये कहा है तो इसका मतलब जो ये लेंथ
होनी चाहिए, कभी नहीं चेंज करनी चाहिए। इसका मतलब इसका जो लोकस आना चाहिए कैसा आना चाहिए, एक सर्कुलर। ठीक है, तो ये एक सर्कुलर लोकस पे मूव करेगा, तो इसकी वैल्यू तो चेंज ही नहीं होनी थी, ये तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इसकी लेंथ हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अब बताओ फिर भी मेरे को क्या करना है, डेल की वैल्यू इंक्रीज करनी है। अगर डेल की वैल्यू बढ़ाना है तो मैं इस पॉइंट को क्या करूंगा, और नीचे शिफ्ट करूंगा, तो मेरा EF1 कहां पे आ गया, दैट इज समथिंग EF2। इज इट ओके और नॉट? ठीक है, अगर ये EF2 हो गया, मैंने इंक्रीमेंट कर दिया EF2 में, तो आप बताओ मुझको, अब आपके पास जो होगा, अगर EF2 से कनेक्ट कौन करेगा आपके पास, VT, तभी आपको जाके फाइनली क्या मिलेगा आपके पास, VT की एक्सप्रेशन। क्योंकि VT की जो वैल्यू होती है इन केस ऑफ मोटर, EF इज इक्वल टू VT माइनस इतना, तो VT इज इक्वल टू कितना मिलना चाहिए, दैट इज इक्वल टू EF2 प्लस IA2J इंटू कितना, एक्सेस। इज इट करेक्ट और नॉट? ठीक है, अब बताओ मुझको, अगर EF2 आपने शो कर दिया, तो EF2 में एडिशन में कर दूं कितना, प्लस JIA2 एक्सेस, तो इसका मतलब मुझे क्या मिल जाएगा, VT। तो इसका मतलब ये वाली जो लाइन आपकी शो करोगे, ये क्या चीज कहलाएगी, दैट इज योर व्हाट, IA2 इंटू कितना, एक्सेस। इज इट करेक्ट और नॉट? ठीक है, अब बताओ, बट आपको पता है कि ये जो लाइन होनी चाहिए IA2 एक्सेस, वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए किस पे, IA पे। तो परपेंडिकुलर अगर मुझको चाहिए, तो इसका मतलब क्या मिलेगा आपके पास, परपेंडिकुलर अगर मुझे चाहिए, तो मैंने कह दिया कि मेरे पास IA2 समथिंग यहां कहीं लाई कर गया, दैट इज दिस वन इज व्हाट, IA2। इज इट करेक्ट और नॉट? ठीक है, तो अब बताओ मुझको, अब मुझे नहीं पता है कि IA2 का एंगल जो होगा, ये वाला एंगल, क्या ये IA2 इधर आएगा कि EF2 आपका इधर आएगा, ये सब बहुत सारे मिसकंसेप्शन होते हैं। तो डोंट वरी अबाउट दैट थिंग, वी कैन डू दैट थिंग। ठीक है, अब आप बताओ मुझको, मुझे क्या कर दिया गया, IA2, इसका मतलब जैसे ही मैंने डेल की वैल्यू इंक्रीज किया, इसको मैंने डेल 2 अगर कह दिया, तो IA2 की वैल्यू क्या कर गई, इंक्रीज कर गई। तो इसका मतलब पावर फैक्टर एंगल पहले कितना था, 0, अब पावर फैक्टर कैसा हो जाएगा आपके पास, लैगिंग इन नेचर। समझ में आई इतनी बात? लैगिंग क्यों होगा, क्योंकि अगर ये आपके पास ये परपेंडिकुलर है, इस पे IA होना चाहिए, तो इट इज ओनली पॉसिबल इफ द करंट विल बी इन लैगिंग नेचर। अगर आप सोच रहे हो लीडिंग में कर दूं, अगर आप लीडिंग कर दोगे इस चीज को, तो पहली चीज क्या होगी आपके पास, आप तुरंत बताओ पहली चीज क्या होगी, क्योंकि आपने कहा है कि EF की वैल्यू चेंज नहीं कर रही है। अगर EF वैल्यू चेंज नहीं कर रही है और लीडिंग अगर आप केस ले लेते हो, तो आप बताओ मुझको, इन केस ऑफ लीडिंग PF मोटर में क्या चीज हो जाता है, EF वैल्यू ज्यादा मिलती है किससे, VT से। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, पावर की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, अगर पावर की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, तो लीडिंग कैसे करोगा, तो ये वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, बट इट इज नॉट गेटिंग मोर देन दैट ऑफ व्हाट, EF2। ठीक है, तो EF1 EF2 सेम हो गया, दोनों लेंथ सेम है। इसको मैंने लोड एंगल बढ़ा दिया क्योंकि पावर की वैल्यू बढ़ रही है, तो IA2 क्या हो गया, लैगिंग इन नेचर। अगर ये लैगिंग इन नेचर हो गया, तो अब बताओ मुझको, अब आपसे पूछा है कि वही आपके पास पावर फैक्टर अब नया वाला क्या मिल जाएगा, जरा चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। अब बताओ मुझको, अब मेरे पास एक तरीका अवेलेबल है जिसको मैंने जाना था, किस केस के लिए, आपका मोटर केस में लैगिंग PF पे। आप बताओ मैग्नीट्यूड फॉर्म क्या होता था, EF2 का स्क्वायर इज इक्वल टू VT इज नॉट गेटिंग चेंज्ड, दैट इज न्यू पावर फैक्टर, दैट इज इक्वल टू cos phi 2 माइनस IA2 इंटू RA का क्या, होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट बताओ मुझको, प्लस VT इंटू cos नो साइन, दैट इज इक्वल टू phi 2 माइनस की प्लस, लैगिंग PF है तो माइनस ना, माइनस IA2 इंटू कितना, एक्सेस का क्या, होल स्क्वायर। यू नो दिस एक्सप्रेशन, वी हैव ऑलरेडी डन दिस थिंग। ठीक है, अब बताओ मुझको, EF2 की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी पता है आपको, EF1 की इक्वल है, और EF1 की वैल्यू 242.91, तो मेरे पास कितना हो गया, 242.91 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको जरा स्क्वायर करो, RA की वैल्यू तो 0 हो गई, तो इसको स्क्वायर करोगे तो VT स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर phi 2, नेक्स्ट इसका कितनी वैल्यू आएगी, VT स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर phi 2, इसका स्क्वायर करो, प्लस का IA2 एक्सेस का क्या, होल स्क्वायर, माइनस ऑफ इन दोनों का A माइनस B का होल स्क्वायर, मतलब 2 इंटू AB VT इंटू IA2 इंटू एक्सेस इंटू कितना, साइन phi 2। इज इट करेक्ट और नॉट? ठीक है, अगर ये करेक्ट है तो आप बताओ मुझको, VT स्क्वायर cos phi 2 स्क्वायर, VT स्क्वायर साइन स्क्वायर phi 2। ठीक है, VT स्क्वायर अगर कॉमन लोगे तो ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, 1, तो मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ गया, VT स्क्वायर, नेक्स्ट बताओ मुझको, प्लस IA2 इंटू एक्सेस का क्या, होल स्क्वायर, माइनस 2 इंटू VT इंटू कितना, IA2 एक्सेस इंटू कितना, साइन phi 2। मिला कि नहीं मिला? ठीक
ठीक है। अब बताओ मुझको, अब वैल्यूज को पुट कर देते हैं तो मेरे पास कितना आ गया, जरा यहां देखो, ध्यान से देखो, ठीक है। मेरे पास आ गया 242.91 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वीटी स्क्वायर, और वीटी की वैल्यू आपके पास अवेलेबल दैट इज इक्वल टू 239.6 का होल स्क्वायर प्लस का IA2 वैल्यू कितनी मेरे पास अवेलेबल है, दैट इज इक्वल टू 50 इंटू एक्सेस की वैल्यू मेरे पास कितनी गिवन है, एक्सेस यू हैव बीन गिवन एज 2 ओम, दैट इज इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ वीटी की वैल्यू है 239.6 इंटू IA2 इंटू एक्सेस, इसकी वैल्यू कितनी 50 इंटू कितना 2 इंटू कितना साइन 2। इज इट करेक्ट और नॉट? ठीक है। आप बताओ मुझको, एक वेरिएबल, एक ही वेरिएबल है, एक एक्सप्रेशन अवेलेबल है, यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ व्हाट, साइन 2। इज इट करेक्ट और नॉट? ठीक है। साइन 2 वैल्यू अगर आप यहां से कैलकुलेट करोगे, यू आर गोइंग टू गेट साइन 2 इज इक्वल व्हाट आई हैव, साइन 2 की वैल्यू जो मेरे पास अवेलेबल है दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 0.175। साइन 2 जो वैल्यू अवेलेबल है दैट इज इक्वल टू 0.175, तो मेरे पास आ गया 0.175। तो बताओ 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 0.175। अब बताओ तो मेरे पास पावर फैक्टर कितना आ गया, cos 2 इज इक्वल टू cos ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 0.175। इफ यू कैलकुलेट दिस थिंग तो आई एम गोइंग टू गेट cos 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, दैट इज इक्वल टू हाउ मच यू आर गोइंग टू गेट, दैट इज इक्वल टू 0.9845, 0.9845। तो 0.9845 कितना, लैगिंग इन नेचर। Is it correct or not? ठीक है। तो what we have to calculate, we have to calculate this thing first, we have got this thing, ठीक है। नेक्स्ट मुझे क्या निकालना है, पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर हम जान गए 0.9845 क्या होगा आपके पास, लैगिंग इन नेचर। समझ में आई इतनी बात? इज इट ओके और नॉट? ठीक है। अब बताओ मुझको, अब लास्टली जो उसने पूछा आपसे, पावर पूछा इस कंडीशन में, तो आप बताओ अगर मैं कह दूं कि मेरे पास क्या RA तो है नहीं, इसका मतलब कॉपर लॉसेस तो जीरो हो गए, ठीक है। अब बताओ मैकेनिकल लॉसेस के बारे में हमें पता नहीं है, ठीक है। इफ वी डोंट नो अबाउट द मैकेनिकल लॉसेस वी कैन अज्यूम दैट थिंग एज अ जीरो। अगर मैकेनिकल लॉसेस जीरो, RA इज जीरो, तो इसका मतलब क्या होगा, इनपुट पावर इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास, P आउट पावर या शाफ्ट पावर। इनपुट पावर इज इक्वल टू होगा √3 टाइम्स ऑफ कितना, बोलो ना कितना आएगा आपके पास, दैट इज इक्वल टू VT इंटू कितना IA2 इंटू कितना cos 2। न्यू कंडीशन में आपके पास पावर फैक्टर, न्यू कंडीशन की करंट, ठीक है, इज इक्वल टू कितना P आउट, तो आप कैलकुलेट कर लोगे तो कितना आएगा, √3 इंटू VT। VT यहाँ पे लाइन वैल्यू है, मैंने √3 टर्म ले रखा है, तो VT की लाइन वैल्यू आपके पास कितनी अवेलेबल, दैट इज इक्वल टू 415। IA2 वैल्यू है 50, cos 2 अभी अभी आपने कैलकुलेट किया 0.98485, 0.9845 इज इक्वल टू, इसको जरा मल्टीप्लाई कर लो, यू आर गोइंग टू गेट दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 35.38 किलोवाट, 35.38 किलोवाट। इज इट करेक्ट और नॉट? ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, यू हैव गॉट द आइडिया अबाउट व्हाट, कि आपके पास पावर कितना होगा, आपके पास इंड्यूस वोल्टेज कितना आ रहा है, आपके पास कितना पावर फैक्टर कैसे आ रहा है। यू मस्ट बी वेरी केयरफुल व्हाइल डूइंग ऑल दिस कैलकुलेशंस। इज इट ओके? तो EF को उसने कांस्टेंट रख रखा है। इफ इट इज सेइंग दैट EF इज कांस्टेंट, यू डोंट हैव टू टेक इट वेरिएबल, ठीक है। इफ इट इज नॉट सेइंग देन यू कैन गो फॉर इट, ठीक है। बट अगर वो कुछ भी मेंशन नहीं कर रहा तो यू डोंट हैव टू कंसीडर एज अ वेरिएबल। और आपके पास अगर लोड एंगल बढ़ रहा है तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट, इट इज गोइंग टू बी लैगिंग इन नेचर। क्योंकि अगर लीडिंग कर दोगे आप तो सबसे पहले तो EF की वैल्यू इंक्रीज कर जाना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू व्हाट VT, क्योंकि ये प्रोसीजर होता है इन केस ऑफ मोटर। लीडिंग PF में आपके पास क्या होता है, हमेशा और हमेशा लीडिंग PF की अगर आप बात करते हो तो हमेशा क्या होता है आपके पास, लीडिंग PF में आपने देखा था EF की वैल्यू जो हो जा रही थी वो बढ़ जा रही थी VT से इन केस ऑफ मोटर। बट जनरेटर अगर होता, ये सारा कुछ अगर जनरेटर होता, अगर ये जनरेटर होता तो आप बताओ इसमें क्या करते हैं, यू टेल में। अगर ये जनरेटर के बारे में सब कुछ बोला गया होता तो हाउ यू कैन कैलकुलेट दिस थिंग, ठीक है। आप बताओ अगर ये जनरेटर होता तो सब कुछ में सेम प्रोसीजर में चलता। सबसे पहले मैं क्या करता, इसको प्लस प्लस, ठीक है, दिस इज प्लस, दिस इज प्लस, दिस इज प्लस, ठीक है, यू विल गेट द प्लस डेल एंगल, और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी डेफिनेटली यू विल गेट अ मोर देन दैट ऑफ दैट थिंग, ठीक है। तो आप ये कैलकुलेट कर लेते EF1 की वैल्यू। नेक्स्ट आप क्या करते हैं, IA2 इतना करते। अब आप बताओ मुझको, जनरेटर पर अगर पावर इंक्रीज करोगे आप तो आपके पास सबसे पहले यूनिटी PF पे बताओ मेरा को डायग्राम कैसा बनता, यूनिटी PF पे कैसा डायग्राम बनता, प्लीज टेल मी, ठीक है।
आग पास जो डायग्राम बनता ऐसा बनता, दिस इज VT, दिस इज IA1, ठीक है। अब बता मुझको IA एक्सेस तो ये मिलेगा ना आपके पास, IA1 एक्सेस, और ये क्या मिलता है आपके पास, दिस इज EF, इज इट करेक्ट और नॉट, ठीक है। दिस वन इज del 1। अब बताओ, अब अगर कहता कि EF को कांस्टेंट रख के पावर को बढ़ा दो, अगर मैं पावर को बढ़ा देता तो आप बताओ मुझको, EF कांस्टेंट है तो EF की लाइन तो चेंज नहीं करेगी, अगर EF की लाइन नहीं चेंज करेगी तो लोड एंगल बढ़ा दो, लोड एंगल मैंने बढ़ा दिया तो ये हो गया मेरे पास del 2। अगर लोड एंगल आपने बढ़ाया तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा आपको, आपके पास जो IA एक्सेस होगा आप तो यहां से पास करेगा, ठीक है, ये होगा IA2 एक्सेस, और ये लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होनी चाहिए करंट के, और इस तरह की लाइन परपेंडिकुलर कब हो सकती है, जब आपके पास IA की वैल्यू क्या कर जाएगा आपके पास, लीडिंग इन नेचर, दिस इज IA2, ठीक है। तो इन केस ऑफ जनरेटर सेम चीज आता, तो जो भी पावर फैक्टर नया बनता वो कैसा बनता आपका, लीडिंग इन नेचर बनता। और अगर लीडिंग इन नेचर बनता तो आप बताओ इसी एक्सप्रेशन में क्या चेंजेस में करता, लीडिंग होता तो यहाँ प्लस लगाता, ठीक है, और लीडिंग होता तो यहाँ क्या लगाता मैं, दैट इज इक्वल टू माइनस, तो यहाँ बस चेंज कितना हो जाता है आपके पास, इट विल बिकम द प्लस, दैट्स ऑल, ठीक है। और उसके बाद आप सोल्यूशन आप परफॉर्म कर सकते हो, सेम वैल्यू फिर से आपको निकल के आती कुछ न कुछ वैल्यू, एंड यू राइट इट, द पावर फैक्टर विल बी दिस मच। समझ में आई इतनी बात, ठीक है। तो यू हैव टू वेरी केयरफुल कि आपको जनरेटर बोला है कि मोटर बोला है, यू हैव टू डिसाइड, इफ इट इज अ सिंक्रोनस मशीन बोला गया हो तो यू हैव टू डिसाइड फर्स्ट वेदर इट इज जनरेटर और वेदर इट इज अ मोटर, दोनों फंक्शनिंग में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, तो यू हैव टू वेरी केयरफुल ऑन दीज थिंग्स, ठीक है। सो नेक्स्ट वी विल मूव फॉर सम मोर क्वेश्चंस regarding all these equivalent circuit, okay। Question number 10, a 1000 kVA 6.6 kV 3-phase star connected cylindrical pole synchronous generator has a synchronous reactance of 20 ohm. Neglect the armature resistance and consider operation at full load and unity PF. Part 1, the induced EMF line to line is close to, the options are given to us, that is equal to option A 5.5 kV, 7.2 kV, 9.6 kV, and option D is 12.5 kV. नेक्स्ट जो इसका पार्ट है दैट इज द पावर एंगल इज क्लोज टू, ठीक है। ऑप्शंस आर 13.9 एंड 24.6, 18.3 एंड 33.0 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, इट्स अ गेट 2005 क्वेश्चन। मेरे पास क्या गिवन है, देयर इज अ 3-phase 6.6 kV Y कनेक्टेड सिंक्रोनस जनरेटर, ठीक है। तो ये एक जनरेटर है जिसका टर्मिनल वोल्टेज जो मेरे पास गिवन है दैट इज इक्वल टू VT इज इक्वल टू लाइन वैल्यू जो गिवन है दैट इज इक्वल टू 6.6। तो सबसे पहला काम मेरा क्या होगा, इसको मैं पहले ही फेज में कन्वर्ट कर चुका हूं, इज इट करेक्ट। नेक्स्ट आपके पास गया, इसकी रेटेड केवी रेटिंग आपको पता है 1000 kVA, ठीक है। एक्सेस की वैल्यू 20, लोड पीएफ की वैल्यू 1 दैट इज इक्वल टू यूनिटी पीएफ लोड, ठीक है। आपके पास जो इसका ऑपरेशन हो रहा है और रेटेड वैल्यू पे हो रहा है, मतलब रेटेड करंट पे हो रहा था, आपसे पूछा है जो एक्साइटेशन ईएमएफ होगा उसकी लाइन वैल्यू क्लोज टू होगी, 4 ऑप्शन आपको गिवन है। एंड नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि लोड एंगल की वैल्यू कितनी आएगी अगर इस कंडीशन में जनरेटर ऑपरेट कर रहा है। तो आप बताओ, इट्स अ बेसिक सिंपल क्वेश्चन। आर एक वैल्यू क्या कहीं मेंशन है, नहीं है, तो आर एक वैल्यू क्या मान लिया, 0। मैंने पहले बताया था आर एक वैल्यू क्या होती है, दैट इज वेरी लोअर वैल्यू। तो आर को हमेशा ही मैक्सिमम टाइम आप क्या कर देते हो, नेग्लेक्ट कर देते हो। अब बताओ मुझको, फॉर जनरेटर 2 अप्रोच हो सकते हैं, मेथड 1, ठीक है, एंड मेथड व्हाट 2, ठीक है। तो मेथड 1 की अगर आप बात करोगे तो आई थिंक मेथड 1 विल बी द बेस्ट अप्रोच फॉर दिस वन। व्हाई? बिकॉज अगर मैं मेथड 1 यूज करता हूं तो डेल और मतलब दोनों ही पार्ट को मैं क्या कर सकता हूं, एक ही बार में आंसर निकाल सकता हूं। मेथड 2 अगर आप लगाते हो तो सेकंड पार्ट के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। यूनिटी पीएफ लोड है तो आप बताओ मुझको, ईएफ फॉर जनरेटर के लिए ईएफ इज इक्वल होता है वीटी, नेक्स्ट बोलो, प्लस आईए आर ए प्लस जे आईए कितना एक्सेस। इज इट करेक्ट और नॉट, ठीक है। अब बताओ मुझको, आर एक वैल्यू 0 है, वीटी की फेज वैल्यू कितनी आपके पास गिवन है, दैट इज इक्वल टू 3.81 into 10 to the power how much 3 at an angle of what 0 डिग्री, बिकॉज आई एम गोइंग टू टेक इट एज अ रेफरेंस वैल्यू। अगर ये रेफरेंस है, नेक्स्ट बोलो, आर एक वैल्यू कितनी, आर एक वैल्यू कितनी आपके पास है, दैट इज आईए। आईए की वैल्यू मेरे पास क्या पता है मुझको, नहीं, वी डोंट हैव, तो आईए एज इट इज आईए, ठीक है। आईए की वैल्यू आईए एंगल कितना होगा 0 डिग्री। व्हाई इट इज 0 डिग्री, इट बिकॉज द लोड पीएफ इज हाउ मच, दैट इज इक्वल टू हाउ मच यूनिटी है, तो वीटी और आई के बीच में एंगल कितना बनेगा, दैट इज 0 डिग्री। नेक्स्ट आर एक वैल्यू कितनी 0, तो 0 कर दिया। नेक्स्ट बताओ जे को मैं लिख सकता हूं 1 एट एन एंगल ऑफ कितना 90 डिग्री इंटू आईए का मैग्नीट्यूड और एंगल कितना 0 डिग्री इंटू एक्सेस की वैल्यू जो मेरे पास गिवन है दैट इज इक्वल टू हाउ मच 20 ओम, ठीक है। अब बताओ मुझको, फाइनली अगर मुझको ईएफ का मैग्नीट्यूड चाहिए प्लस ईएफ के साथ जो भी एंगल निकल के आएगा वही लोड एंगल बताएगा, तो आप बताओ मुझको
इतना तो क्लियर ना, इट इज जनरेटर। तो ईएफ की जो वैल्यू आएगी वो तो आपके पास जो आएगी आएगी डेल की वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी। क्यों पॉजिटिव आएगी? बिकॉज ईएफ लीड करता है हमेशा वीटी से इन केस जनरेटर, जिस भी टाइप का पावर फैक्टर हो, बट ईएफ विल ऑलवेज लीड इन केस ऑफ व्हाट? जनरेटर। ठीक है, तो आप बताओ मुझको, आइए निकालना है, बोला रेटेड कंडीशन वर्कआउट कर रहा है, तो आप बताओ मुझको 1000 केवीए इज इक्वल टू √3 ऑफ इंटू कितना? वीएल इंटू कितना? आईएल। इज इट करेक्ट और नॉट? ठीक है, अब बताओ मुझको, अगर आईएल मुझको चाहिए, आईएल इज इक्वल टू हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 1000 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई, यहां पे ये वैल्यूज कैसी? लाइन वैल्यूज। तो वीटी की वैल्यू, लाइन वैल्यू कितनी आपके पास गिवन है? दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 6.6 इंटू 10⁻³ कितना? 3 इंटू कितना? √3। तो आप इससे अगर कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट द लाइन वैल्यू ऑफ द करंट। तो लाइन वैल्यू ऑफ द करंट जो मेरे पास निकल के आई है दैट इज इक्वल टू 87.477 87.477 एम्पियर। ठीक है, तो आपको पता है स्टार कनेक्शन में लाइन वैल्यू और क्या? लाइन वैल्यू और क्या? फेज वैल्यू दोनों ही क्या होती? सेम होती फॉर व्हाट? करंट। तो आपके पास करंट पता चल गया। अब बता दो फाइनली एक्सप्रेशन ईएफ इज इक्वल कितना हो जाएगा? 3.81 इंटू 10⁻³ एंगल 0 डिग्री प्लस आई की वैल्यू आ गई 87.477 एट एन एंगल ऑफ 0 इंटू 0। नेक्स्ट बोलो प्लस 1 एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इंटू आई की वैल्यू 87.477 एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री इंटू कितना? 20। आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट ईएफ की जो वैल्यू आपकी आ जाएगी दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 4192.9 समथिंग एट एन एंगल ऑफ, एंगल की जो वैल्यू निकल के आ रही है दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 24.66। तो यही वैल्यू क्या है आपके पास? डेल लोड एंगल, और ये हो गया ईएफ का मैग्नीट्यूड। अब बताओ, लेकिन उसने लाइन टू लाइन वैल्यू पूछी, ये जो निकल का ये फेज वैल्यू निकल का है, लाइन टू लाइन चाहिए, तो इसी में मैं मल्टीप्लाई कितना कर दूंगा? √3। तो इतने में जरा √3 मल्टीप्लाई करो आप, यू आर गोइंग टू गेट 7.2 अप्रोक्सीमेटली केवी। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या होगा? 7.2 केवी फर्स्ट पार्ट के लिए, एंड सेकंड पार्ट के लिए जो लोड एंगल होगा दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 24.6। तो पहला जो होगा, पहले पार्ट में जो ऑप्शन होगा बी इज करेक्ट, एंड सेकंड पार्ट में जो ऑप्शन सही होगा दैट इज इक्वल टू सी ऑप्शन इज करेक्ट। समझ में आई इतनी बात? अब बात आती है मेथड 2। ठीक है, अगर इसको मैं मेथड 2 से ट्राई करता, मेथड 2 का मतलब होता है कि आप इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म से अगर करोगे तो जरा देखो कितनी प्रॉब्लम्स आपके पास आने वाली। यू कैन डू दिस थिंग, देयर इज नो प्रॉब्लम कि आप कर नहीं सकते हो। ठीक है, चलो जरा देखते हैं मेथड 2 से अगर इसको मैं सॉल्व करता तो मेरे पास दोनों वैल्यू अलग अलग तरीके से निकल के आएंगी। देखते हैं जरा कैसे। ठीक है, यूनिटी पीएफ लोड है, ठीक है, जनरेटर है, तो ये हो गया वीटी की लेंथ। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है? वीटी की लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट इज फेज वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 3.81 केवी। इज इट करेक्ट? ठीक है, अब बताओ यूनिटी पीएफ है तो आइए तो यही कहीं होगा। इज इट करेक्ट? ठीक है, नेक्स्ट बताओ, क्या आइए आ रहे हैं इसके अंदर 0, तो आई एक्सेस क्या होगा? यही होगा ना, आई एक्सेस। इज इट करेक्ट और नॉट? ठीक है, नेक्स्ट बताओ, ये वैल्यू क्या कहलाएगी? दैट इज ईएफ। टीएफ वैल्यू कितनी आ गई? दिस वन इज द ईएफ वैल्यू। इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, अब बताओ ये एंगल कितना कहलाएगा? दैट इज इक्वल टू डेल। ठीक है, तो आपको ईएफ का मैग्नीट्यूड पूछा और डेल की वैल्यू। चलो सबसे पहले ईएफ का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल 0AB, तो आप बताओ इन ट्रायंगल OAB इज इक्वल टू ईएफ स्क्वायर इज इक्वल टू VT स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट बोलो प्लस आइए एक्सेस का क्या? होल स्क्वायर। इज इट करेक्ट और नॉट? ठीक है, अगर ये करेक्ट है तो आप बताओ मुझको VT की वैल्यू कितनी मेरे पास है? VT की वैल्यू मेरे पास है 3.81 इंटू 10 पावर कितना? 3 का क्या? होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस आईए की वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट किया था 87 पॉइंट कितना? 477 इंटू एक्सेस इज 20 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ईएफ मुझको चाहिए था, तो ईएफ चाहिए तो इसी क्या ले लो आप? रूट। ठीक है, अब जरा इसको कैलकुलेट करो। चलो आप लोग कैलकुलेट करो और बताओ मेरे को इसका कितना आंसर आएगा। तो आई थिंक ईएफ वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करते हो तो यू आर गोइंग टू गेट दैट इज इक्वल टू हाउ मच? व्हाट यू हैव गॉट फ्रॉम हियर, यू आर गोइंग टू गेट द सेम वैल्यू। ठीक है, तो मेरे पास कितनी वैल्यू आई थी? 4000 एंड हाउ मच वी हैव गॉट? 4192.9 समथिंग वोल्ट। ठीक है,
इतनी वैल्यू आप EF पा जाओगे, यू कैन कैलकुलेट दिस थिंग, आई डोंट थिंक सो इट्स अ टफ जॉब, ठीक है। अब बताओ मुझको, अब अगर डेल चाहिए मुझको, ठीक है, डेल यहां से निकालना हो तो डेल की वैल्यू यहां से भी आप निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो आप बताओ मुझको tan डेल इज इक्वल टू, tan डेल इज इक्वल कितना होगा आपके पास, बोलो मेरे को क्या होता है आपके पास, LAL कितना होगा आपके पास, tan की वैल्यू है तो IA एक्सेस डिवाइड बाय कितना होगा आपके पास, दैट इज इक्वल टू VT। तो आप बताओ मुझको IA एक्सेस डिवाइड बाय कितना, VT, और आपके पास IA एक्सेस की वैल्यू है, IA की वैल्यू आपके पास है 87.477 इंटू 20 डिवाइड बाय VT की वैल्यू है 3.81 इंटू कितना 10⁻3। यहां से आप tan डेल निकालोगे तो डेल की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स ऑफ दिस अमाउंट, ठीक है। इस अमाउंट का आप tan इनवर्स ले लो, डेल की वैल्यू आपकी 24 पॉइंट समथिंग यू विल गेट। इज इट करेक्ट? तो चाहे आप ऐसे सॉल्व कर लो, चाहे आप ऐसे सॉल्व कर लो, वॉट एवर इजी अप्रोच यू वांट, ठीक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है गेट एग्जाम की, ठीक है। गेट एग्जाम में अगर क्वेश्चन अब ये पूछा जाता है तो ट्राई किया जाता है कि, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम आपके पास है, ऑनलाइन एग्जाम में जो कैल्सी आपको मिलता है वर्चुअल कैल्सी, दैट इज वेरी टफ टू यूज, ठीक है। तो बेटर टू आप अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म पे आप जाते हो तो आई थिंक यू कैन डू द प्रॉब्लम्स इन इजी अप्रोच, यू कैन डू द प्रॉब्लम्स इन लेस टाइम, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन करना थोड़ा आसान हो जाएगा, बट यहाँ पे फेजर में जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आई थिंक इट विल बी लिटिल बिट, इट विल टेक मच मोर टाइम फॉर यू, ठीक है। चलो यहाँ पे तो एंगल 0 था, इट्स ओके, बट अगर ये एंगल कुछ और मिल जाएगा तो आई थिंक दैट अप्रोच विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। इज इट करेक्ट? ठीक है, तो आप हमेशा वो चीज ट्राई करो जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, आप उसके थ्रू अगर कैलकुलेशन करोगे तो आई थिंक थिंग्स विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, सो वी हैव डन दिस थिंग। तो ऐसे आप कुछ आप मोटर, ये सिंक्रोनस जनरेटर था, यही सेम चीज आपसे मोटर्स के लिए पूछी जा सकती थी, यू कैन ऑप्ट फॉर मोटर आल्सो, ठीक है। अगर ये मोटर होता तो आप बताओ, इतना तो कंफर्म्ड ना, अगर मोटर होता तो यहाँ क्या लगता, माइनस साइन लगता, ठीक है, यहाँ माइनस साइन लगता, तो ऑब्वियसली डेल की वैल्यू क्या आती है आपके पास, नेगेटिव। डेल की वैल्यू नेगेटिव होती मोटर में, क्योंकि ईएफ जो होता लैग करता है किसको, वीटी को। समझ में आई इतनी बात? तो डेल की वैल्यू क्या मिलती, नेगेटिव वहां मिलती, ईएफ की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेते, ठीक है, तो ईएफ भी निकल जाता, डेल भी निकल जाता। अगर यही चीज क्या होती मोटर, तो या तो मोटर होगा या तो जनरेटर होगा, जब तक मेंशन नहीं है तब तक आप, कई जगह ऐसा होगा कि आप बाय डिफॉल्ट जनरेटर आप एक्सेप्ट करते हो, बट आप ट्राई किया करो कि ईएफ की वैल्यू का आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो इज वेदर इट इज अ मोटर और वेदर इट इज अ जनरेटर, डिपेंडिंग अपॉन द गिवन क्वांटिटीज। इज इट ओके? सो वी विल मूव फॉर much more questions in this topic and we will see how we can do more questions on synchronous machine. Okay, question number 11. A 3-phase 400 volt 5 kilowatt star connected synchronous motor having an internal reactance of 10 ohm is operating at 50% load, unity PF. Now the excitation is increased by 1%. What will be the new load in percent if the power factor is to be kept same? Neglect all losses and consider linear magnetic circuit. Option A 67.9%, option B 56.9%, option C 51%, option D 50%. It's a GATE 2005 question again, ठीक है। What we have, there is a synchronous motor Y connected, ठीक है, R value 0, XS is equal to this much, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास क्या, लाइन वोल्टेज 400 वोल्ट, फेज वैल्यू मैंने निकाल लिया, वाई इट इज रूट बाई डिवाइड बाय √3 बिकॉज इट्स अ वाई कनेक्टेड मोटर। ओके, रेटेड पावर जो दे रखी है दैट इज इक्वल टू 5 किलोवाट, ठीक है। लोड जो दे रखा है दैट इज इक्वल टू 50%, केस फर्स्ट है, जब लोड 50% है पावर फैक्टर कितना 1, ठीक है। उस टाइम पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है या जो एक्साइटेशन ईएमएफ है उसकी वैल्यू मैंने कह दिया दैट इज इक्वल टू ईएफ, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर मैं एक्साइटेशन ईएमएफ को मैं इंक्रीज कर दूं 1% से, ठीक है, 1% से इंक्रीज कर दिया तो इसका मतलब EF2 जो हो गया दैट इज इक्वल टू 1.01 ऑफ व्हाट, EF1, और EF1 को मैंने EF माना तो 1.01 ऑफ व्हाट, EF, ठीक है। तब आपसे पूछा है कि पावर फैक्टर तब भी कितना रहे, यूनिटी, तो आप बताओ IA2 का कितना परसेंटेज लोडिंग हो जाएगी। क्लियर हुई इतनी बात? तो परसेंटेज लोडिंग वर्ड का मतलब क्या हुआ कि आप जो भी कंपैरिजन करने वाले हो दैट इज फ्रॉम व्हाट, दैट इज योर फुल लोड कंडीशन, ठीक है। तो रेटेड कंडीशन पे सबसे पहले आप जान लो कि रेटेड कंडीशन पे कितना आपके पास लाइन, कितना आपके पास करंट की वैल्यू अवेलेबल है। तो आप बताओ मुझको, 3 फेज जो पावर है दैट कैन बी रिटन एज √3 टाइम्स ऑफ VT इंटू कितना IA इंटू कितना cos phi, ठीक है। अब मैं अगर फुल लोड वैल्यू की बात करता हूं तो फुल लोड पे जो वैल्यू IA की होगी वो क्या होगी, IAFL, ठीक है। VT की कौन सी वैल्यू, √3 से मैंने √3 इस टर्म में लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा, दैट विल बी
द लाइन वैल्यू ऑफ द व्हाट वोल्टेज। इसका मतलब हो गया कि पीक वैल्यू रेटेड कितनी है 5 into 10⁻3, this is √3 VT is how much, that is equal to 400 volt into IAFL we have to calculate, that is equal to cos phi is how much given, that is equal to 1. So we can get the value of IAFL, that is equal to 5 into 10⁻3 divided by how much, √3 times of what, 400 into what, 1. If we calculate this thing, we are going to get the value of IAFL, that is equal to how much, 7.21 ampere, that is equal to 7.21 ampere, 21 एम्पियर। ठीक है, तो अब बताओ मुझको, ये हो गया फर्स्ट। ठीक है, कि आपने फुल लोड करंट की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया। अब बताओ मुझको केस फर्स्ट में क्या कह रहा, केस फर्स्ट में क्या कह रहा, व्हेन IA1 इज इक्वल टू 50% ऑफ द लोड, 50% ऑफ द फुल लोड मतलब हो गया IAFL डिवाइड बाय हाउ मच 2, दैट मींस दैट इज इक्वल टू 7.21 डिवाइड बाय कितना 2, दैट इज इक्वल टू 3 पॉइंट कितना 6 12 4 3.6 that is equal to 0.5 एम्पियर। तो मेरे पास कितना आ गया 3.605 एम्पियर। दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट इन फर्स्ट केस, दैट इज इक्वल टू 3.605 एम्पियर। ठीक है, उस केस में पावर फैक्टर कितना है, अब भी कितना है मेरे पास, दैट इज इक्वल टू यूनिटी, दैट इज इक्वल टू 1। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, अब आपसे पूछा है तो आप बताओ, सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिटी पीएफ पे। ये एक मोटर है, मोटर केस है, तो EF1 is equal to VT minus IA into RA minus J IA1 into कितना XS। Is it clear or not? ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, that is equal to VT, VT की वैल्यू आपके पास पता है, VT की वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है, that is equal to 230 फेज वैल्यू, that is equal to 94 at an angle of 0 degree, RA की वैल्यू 0 है तो माइनस J का मतलब 1 एंगल 90 डिग्री into IA1 की वैल्यू है 3.6 at an angle of कितना 0 degree because it's a unity PF into XS की वैल्यू कितनी मेरे पास 10। if you calculate this thing, EF1 की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी, that is equal to 233.729 233.729 वोल्ट at an angle of something negative। ठीक है, आपके पास इसका जो एंगल निकल के आएगा दैट विल बी नेगेटिव। नेगेटिव क्यों निकल के आएगा, बिकॉज इट इज अ मोटर। अगर मोटर है पीएफ क्या करेगा, लैग करेगा। चलो एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी निकल के मेरे पास आने वाली है। चलो एक बार देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, एंगल की वैल्यू कितनी निकल के आएगी। वी कैन यूज द कैलसी। तो लोड एंगल आपने कैलकुलेट किया था, हाउ मच यू हैव गॉट 233.729 एंड दिस वन इज 8.87। इज इट करेक्ट और नॉट? ठीक है, दिस इज द फर्स्ट केस। अब अगर मैं फेजर डायग्राम इसके लिए ड्रॉ करूं तो व्हाट आई विल गेट, दिस इज VT, दिस इज IA1। इज इट करेक्ट? ठीक है, नेक्स्ट बताओ मुझको, नेक्स्ट मेरे पास जो EF1 आपके पास निकल गया, दिस इज EF1 और ये वैल्यू आपके पास क्या हो गई, दैट इज इक्वल टू IA1 एक्सेस एंड दिस वन इज EF1 इज इक्वल टू EF और ये एंगल क्या आ गया आपके पास, del1। अब आपसे क्या कह रहा है, अगर मेरा पावर फैक्टर क्या है आपके पास, सेम पावर फैक्टर अभी भी उतनी है। ठीक है, तो आप बताओ इसी चीज को मैं दूसरे वे में भी कैलकुलेट कर सकता था, कैसे, मैग्नीट्यूड फॉर्म से। मैग्नीट्यूड फॉर्म अगर यहाँ पे आप लगाते तो आपको क्या मिलता, इन केस ऑफ मोटर आपको कितना मिलता बताओ मेरे को, EF इज इक्वल टू EF1 स्क्वायर इज इक्वल टू VT cos phi माइनस IARA का क्या होल स्क्वायर। लैगिंग है कि यूनिटी है, यूनिटी पीएफ है तो कोई सा भी यूज कर लो, VT sin phi प्लस IA एक्सेस का क्या होल स्क्वायर, प्लस माइनस कुछ भी यूज करो, डजंट मैटर। ठीक है, अब अगर यूनिटी पीएफ था तो cos phi की वैल्यू 1 हो जाती, sin phi की वैल्यू 0 हो जाती, IA की वैल्यू पता है, सब कुछ पता, RA की वैल्यू 0, एक्सेस पता है, तो यू विल गेट, आप निकालते तो आपको फिर से आंसर मिलता, दैट इज इक्वल टू 233.729 वोल्ट। ठीक है, तो आप मैग्नीट्यूड फॉर्म से भी निकाल सकते थे। अब बात आती केस 2 की, तो केस 2 की अगर मैं बात करूं तो केस 2 में मेरे पास क्या दे रखा है, केस 2 मेरे पास क्या दिया हुआ है, केस 2 में कह रहा है कि आपके पास जो है, अब पावर फैक्टर सेम अगर मैं रखूं, पावर फैक्टर में सेम अगर रखता हूं मैं, ठीक है, तो केस 2 मेरे पास क्या दिया हुआ, केस 2 I cos phi 2 is again 1। ठीक है, अब आपसे बोला है EF2 की जो वैल्यू है दैट हैज बीन चेंज टू 1%, 1.01 टाइम्स ऑफ कितना EF1, और इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो 1.01 को जरा मल्टीप्लाई कर दो EF1 में, तो यू आर गोइंग टू गेट अप्रोक्सीमेटली 236 वोल्ट। कितना आ जाएगा, 236
वोल्ट, अप्रोक्सीमेटली इतनी वैल्यू आपको मिल जाएगी। आप इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हो 1.01 की, ठीक है। अब बताओ मुझको EF2 कितनी वैल्यू हो गई, cos phi इतना हो गया, तो आपसे पूछा है क्या ये 2 की नई वैल्यू कितनी आएगी विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, फुल लोड वैल्यू। फुल लोड वैल्यू कितनी आई EFL, दैट इज इक्वल टू 7.21 एम्पियर, इज इट करेक्ट, ठीक है। तो आप बताओ मुझको, अब आपके पास EF की वैल्यू बढ़ गई बट पावर फैक्टर अभी वही है, तो ये कब पॉसिबल हो सकता है, पावर फैक्टर की वैल्यू अभी भी उतनी ही है, ठीक है। पावर फैक्टर इफ इट इज रिमेनिंग सेम, दैट मींस यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। आपके पास क्या पावर फैक्टर सेम है, तो मेरे पास फिर से सेम एक्सप्रेशन आएगा, दैट इज इक्वल टू EF2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू VT cos phi माइनस IA इंटू RA का होल स्क्वायर प्लस कितना VT sin phi प्लस माइनस IA2 इंटू XS का क्या होल स्क्वायर। अब बताओ मुझको EF2 की वैल्यू पता है आपको, दैट इज इक्वल टू 236 का क्या होल स्क्वायर। नेक्स्ट बताओ मुझको VT की वैल्यू आपको पता है, VT इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू 230.94 cos phi इज 1 माइनस RA की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस का स्क्वायर। नेक्स्ट बताओ मुझको प्लस ये क्या होगा आपके पास, VT की वैल्यू sin phi की वैल्यू कितनी होगी 0, तो इसका मतलब मेरे पास आ जाएगा IA2 इंटू XS 10 का होल स्क्वायर। इज इट करेक्ट और नॉट, ठीक है। अब बताओ अगर ऐसा है तो मेरे पास अब फाइनली क्या आ गया आपके पास, दैट इज इक्वल टू IA2 इंटू 10 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 236 का स्क्वायर माइनस 230.94 का स्क्वायर। इज इट करेक्ट और नॉट, ठीक है। अब बताओ IA2 चाहिए ना मुझको, तो IA2 इज इक्वल हो जाएगा रूट ऑफ 236 स्क्वायर माइनस 230.94 का स्क्वायर डिवाइड बाय कितना 10 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। इट्स करेक्ट और नॉट, ठीक है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो IA2 की जो वैल्यू निकल के आएगी, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 4.893 4.893। इज इट करेक्ट और नॉट, ठीक है। अब बताओ, अब रेशियो आपसे पूछा कितना परसेंट, तो IA2 डिवाइड बाय IFL इज इक्वल टू 4.893 डिवाइड बाय 7.21। आप इसको जरा कैलकुलेट करो, इनटू 100 कर दो, आपकी वैल्यू जो निकल के आ जाएगी कितना परसेंट आ जाएगी, दैट विल बिकम द 67.86%, 67.86%, ठीक है। तो नया जो आपके पास जो फेजर डायग्राम आपके पास बन के आएगा, वो कैसा फेजर डायग्राम आपको बन के आएगा, EF की वैल्यू आपने इंक्रीज कर दिया। EF वैल्यू अगर इंक्रीज कर गई है तो ये बढ़ाने के बहुत सारे तरीके अवेलेबल हैं। कैसे मैं बढ़ाऊं कि मेरे पास क्या होना चाहिए, VT की वैल्यू सेम रहनी चाहिए बट ये लेंथ क्या हो जानी चाहिए, बढ़ जानी चाहिए, और पावर फैक्टर भी क्या होना चाहिए, आप चेंज नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया आपके पास कि मेरे पास क्या हो गया, दिस इज द VT, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास क्या, न्यू वैल्यू ऑफ EF2 and this one is what, IA2 into XS, and this one is what, IA2, this value is what, del 2। तो आप बताओ अगर EF को आपको बढ़ाना था तो EF की वैल्यू तभी बढ़ सकती जब आप इसको शिफ्ट किए, ठीक है, और इसकी लेंथ को बढ़ा दिए, मतलब फाइनली आपको ये वैल्यू आपने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई, दैट इज द 67.86%। क्योंकि पावर फैक्टर क्या रखना आपको सेम, अगर पावर फैक्टर सेम रखना है तो इसका मतलब IA की पोजीशन नहीं चेंज कर सकती, इसका मतलब ये वाली जो पोजीशन है ये अब भी परपेंडिकुलर इसी का रहना चाहिए, तो इसका मतलब आप इसी लेंथ को बढ़ा सकते हो, तभी EF की वैल्यू आपकी इंक्रीज करेगी, ठीक है। इफ यू आर नॉट डूइंग लाइक दिस वन, दैट मींस यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग इन दैट वन, ठीक है। अगर आप अपवर्ड कर दोगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, आपकी EF की वैल्यू बढ़ेगी नहीं, EF की वैल्यू क्या हो जाएगा, आपकी घट जाएगी। तो लेंथ को इंक्रीज करना, अगर EF की वैल्यू बढ़ाना है, इट मस्ट बी शिफ्टेड इन दिस डायरेक्शन, इट मस्ट बी शिफ्टेड लाइक दिस। इसका मतलब ये लेंथ भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अगर ये लेंथ इंक्रीज करेगी तो डेल की वैल्यू क्या बढ़ जाएगी, आपकी इंक्रीज कर जाएगी। समझ में आई इतनी बात। तो ये फाइनली आपने पाया, अगर पावर फैक्टर को आप कांस्टेंट रखते हो तो आपके पास कैसे कैसे वेरिएशन आप पा सकते हो, यू कैन डू लाइक दिस वन। समझ में आई इतनी बात, ठीक है। तो ये कुछ तरीका था जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इस तरीके के प्रॉब्लम्स को आप हैंडल कर सकते हो। तो परसेंटेज लोडिंग क्या हो गया आपके पास, दैट इज इक्वल टू दिस मच, दैट इज इक्वल टू 67.86%। हेंस द ऑप्शन, which option is correct, that is option A is correct. Is it correct? So we will see further problems in next lecture, and we will do some more problems on the synchronous machine, how to tackle the problems in case of whether it is a motor or whether it is a generator.
इतनी देर में आपने ये चीजें सारी ये सीखने की कोशिश किया कि अगर मोटर होगा, जनरेटर होगा, तो आप सबसे बड़ा एप्लीकेशन किस चीज देख रहे हो? फेजर डायग्राम का। और इस मैग्नीट्यूड फॉर्म में चाहे आप करो, चाहे आप फेजर फॉर्म में करो, जो भी आपको सुटेबल दिखाई देता है। आई थिंक मैग्नीट्यूड फॉर्म में आपको कैलकुलेशन थोड़ी आसान पड़ेंगी, दैट्स व्हाई वी आर ऑप्टिंग अ मैग्नीट्यूड फॉर्म। इज इट ओके? तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे और भी क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे कि इस पे और हम कैसे क्वेश्चंस को हम परफॉर्म कर सकते हैं ऑन सिंक्रोनस मशीन। ओके, सो टिल देन यू जस्ट डू ऑल दिस थिंग्स। ओके, so thank you so much.